मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। नमस्कार, राजस्थान धड़कन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह जाजोता और आज आप मेरे साथ देख रहे हैं कार्यक्रम बात आपकी। इस कार्यक्रम में आज हम ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें किसी नाम की जरूरत नहीं, अपने आप का उनका संघर्ष ही उनका नाम है। और आज हम होमगार्ड के प्रदेश अध्यक्ष मिस्टर झलकन सिंह जी से बात करेंगे, उनके जीवन चक्र के बारे में बात करेंगे, उनके संघर्ष के बारे में बात करेंगे। काफ़ी बड़े बड़े प्लेटफार्म के माध्यम से उन्होंने होमगार्ड के जवानों के लिए काफ़ी संघर्ष किया है, काफ़ी उनके लिए आवाज़ उठाई है। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ। थोड़ा सा संक्षिप्त में आप बताएंगे सर, जैसे स्टूडेंट लाइफ से, छात्र जीवन से अचानक होमगार्ड के प्रदेश अध्यक्ष तक आपका जो जीवन चक्र रहा, कैसा रहा सर? देखो, जैसा कि अपनी पूर्व चर्चा में हुआ ही था कि आपका लाइन तो विधाता तय करता है। कॉलेज में मैं तो पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया था, लेकिन साथियों के सहयोग से मैंने छात्र राजनीति को चुना और छात्र राजनीति में सफल होने के बाद में मैंने फिर एक मतलब मानव सेवा अपना एक धर्म मान करके और आगे बढ़ता रहा। चूँकि मैं होमगार्ड में तो कॉलेज टाइम से ही था, लगभग 98 में मैंने होमगार्ड ज्वाइन की थी और चुनाव के टाइम पर मेरा ब्रेक हो गया था होमगार्ड से। लेकिन होमगार्ड के जवानों से या अधिकारियों से या डिपार्टमेंट से मेरा टच था, मैं आता जाता रहता था। तो ऐसे चलते 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 कुछ दिल्ली में कोई संदेश ऐसा मिला कि दिल्ली में कोई होमगार्डों के लिए मांग उठाई जाएगी या होमगार्डों का भी भला किया जा सकता है। वो जानकारी जो रनिंग में वहाँ पर नौकरी करते थे वो लोग लेकर के मेरे पास आए। चूँकि मैं एक पॉलिटिकल फील्ड में भी आ गया था और छात्र राजनीति से मेरे कई साथी जो होमगार्ड में थे, तो वो मेरे पास लेकर आए कि सर हमारी हेल्प करो, मदद करो, हम ऐसी कोई मांग लेके और जवानों का भला करना चाहते हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, हमारे दर्शकों के माध्यम से आप बताएं कि आपको कब लगा कि एक्चुअल में होमगार्ड का एसोसिएशन भी होना चाहिए, उनकी मांगों के लिए आपको लड़ाई लड़नी चाहिए। आपको कब ऐसा फील हुआ कि भाई अब होमगार्ड के लिए हमें मांग उठानी पड़ेगी? जैसा आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब तक मैं सामने वाली समस्या को गहराई से नहीं समझ लूं या सामने वाली समस्या में अपनापन नहीं आ जाए, मेरा जुड़ाव नहीं हो, तब तक आप भी समझते हैं कि संघर्ष की शुरुआत नहीं हो पाती। लेकिन मैंने जब होमगार्ड जवानों के बीच में मैं गया, मैं खुद होमगार्ड था और होमगार्ड होते होते मैं नेता बन गया। एक छात्र राजनीति में मुझे छात्रों का अपार प्यार मिला, चुनाव जीता, तो मैं तो अपनी लाइफ में वहाँ बिजी हो गया था। लेकिन वापसी होती है, हर चीज़ की वापसी होती है, या फिर ऊपर वाले ने ये कलम चलाई हुई होगी कि भाई झलकन सिंह आपको इन होमगार्डों के लिए लड़ना है, तो कहीं ना कहीं से एक जरिया निकाल के मुझसे कनेक्टिविटी हुई। जब मैं होमगार्ड जवानों के नज़दीक गया या उनकी समस्याओं को देखा, उनसे मिला, उनकी जो पीड़ा थी वो वास्तविक पीड़ा थी, जो आज के ज़माने में ऐसा कोई विभाग संचालित हो रहा है जिसमें मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं जो होमगार्ड के लिए सबसे प्राथमिक है और जो अभी तक नहीं हुई, जिसकी आप मजबूती से मांग उठा रहे हैं? देखिए, मैं ये जानता हूँ मानव जीवन में रोजी रोटी ही सबसे बड़ी मूलभूत आवश्यकता है। एक समय था जब होमगार्ड जवानों को ना तो पर्याप्त मानदेय जो सैलरी होती है वो भी नहीं मिला करती थी और ना ही उनका कोई रोजगार का ऐसा विशेष प्रावधान था। तो उनको एफिलेटेड भी रहना है, इस विभाग में संचालन भी करना है। होली, दिवाली या कोई विशेष मुहर्रम हुआ या कोई विशेष ड्यूटी है, चुनाव हुए, इसमें होमगार्ड जवानों को लगा के और उनको पूरे साल बिजी रखा जाता था। तो होमगार्ड जवान कभी कभार जैसे कोई त्यौहार पे और ऐसे उनको लगा दिया, वो जिस जगह काम करते थे उससे भी डिस्टर्ब रहते थे। ना तो वो होमगार्ड का काम प्रॉपर कर पा रहे थे, ना वो अपनी अदर जगह, मतलब एक दिन का संतरी और एक दिन का संतरे वाला होमगार्ड ऐसा देखने को मिला। तो ऐसी स्थिति को देखते देखते मेरा अपना जुड़ाव था। अब होमगार्डों की परिस्थिति को ऊंचा कैसे किया जाए, उसमें एक शक्ति के रूप में उभर के होमगार्ड जवानों को एकत्रित किया। इनका संगठन का वर्ष 2010 में हमने इनके संगठन का रजिस्ट्रेशन हुआ है। अभी तक वो सारी मांगे जो आपने विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से उठाई हैं, क्या उसमें आपकी कुछ मांगे पूरी हुई हैं या अभी तक
केवल आश्वासन ही मिला है, आगे उसकी क्या प्रक्रिया चल रही? जैसे मैं मूलभूत सुविधाओं की बात अगर कहूँ तो मुझे लगभग 16 वर्ष होमगार्ड जवानों की मांगों को उठाते हुए हो गया है। अब तक वो क्लियर पर्दे पर आ चुकी हैं। कहा जाए कि जैसे ESI, PF, TA, DA ये सुविधाएं अभी तक होमगार्ड जवानों को राजस्थान में लागू नहीं है। हाँ, अदर स्टेट में हमारे संघर्ष को देख के लोगों में जागृति आई है। पूरे देश में आज सोशल मीडिया का जमाना देखते हैं लोग, तो उन्होंने इन सब चीज़ों को देख के अपने स्तर पे भी संघर्ष किया। तो कुछ राज्यों ने पीड़ा समझी, कुछ सरकारों में भी अच्छे मंत्री, CM और गृह मंत्री बैठते हैं जिनको पीड़ा हुई कि नहीं वाकई में होमगार्ड जवानों की ये पीड़ा है, तो वहाँ कई जगह सॉल्व भी हुई हैं। राजस्थान अभी इन चीज़ों से काफ़ी हद तक वंचित है। आपका मानना है कि राजस्थान में जो सुविधाएं होनी चाहिए अभी तक वो लागू नहीं हुई हैं, तो इसमें अभी तक आपको विभिन्न सरकारें रही हैं, राजस्थान का तो विडंबना रही है, 5 साल बीजेपी रहती है, 5 साल कांग्रेस रहती है, हर बार एक नया आपको आंदोलन छेड़ना पड़ता होगा। तो अभी तक आपके जो इस 16 साल के एक बड़े अवधि के अंदर ऐसा सबसे बड़ा संघर्ष और ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसके बाद कोई विशेष परिवर्तन आया? देखो, वर्ष 2017 में हमने परिवर्तन के लिए तो आंदोलन किया था, लेकिन ध्रुवीकरण होने के कारण हमारी मांग पूरी नहीं हुई थी। लेकिन सेम उसी तरह का आंदोलन, हमारी पीड़ा थी, हमें कोई राजनीति नहीं करनी थी। मैंने समस्त राजनीतिक फायदे और जो परिलाभ मिलने चाहिए वो मैंने सब त्याग दिए थे, और आज तक मैंने राजनीतिक कोई लाभ नहीं लिया। इसका कारण यही है कि ये दबी हुई, ऐसी दबी कुचली आवाज़ थी जिसको ईमानदार व्यक्ति ही उठा सकता था, या इस ईमानदारी की परख आप सब जानते हैं कि लाइजनिंग वाले मैटर सामने नज़र आ जाते हैं और एक सच्चाई की जो बात होती है वो एक अलग दिखाई देती है। तो मैंने ईमानदारी से होमगार्ड की पीड़ा को लेकर के सरकार के आमना सामना किया, और वर्ष 2018 में मिलना हमें बहुत कुछ चाहिए था। हमारे लिखित में भी एग्रीमेंट हुए, लेकिन इम्प्लीमेंट सिर्फ इनका पेमेंट हुआ, जो 9,000 से बढ़ाकर सीधा 21,000 रुपये किया गया था। वर्ष 2018 का आंदोलन हमारा सफल रहा। उसमें रोजगार देने के लिए भी इन्होंने कहा था, लेकिन जब सरकार बदल गई तो फिर वो पुराने नियम हट गए, सिर्फ पेमेंट लागू रह गया, बाकी के नियमों को इन्होंने ताक पे रख दिया। आपका कहना है कि सैलरी तो इंक्रीज कर दी, बाकी और जो मूलभूत सुविधाएं थी अभी उसका पेच फंसा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो सरकार बदली है, इस भजनलाल जी की जो सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, आपको क्या लगता है उसके अंदर वापस आंदोलन होगा या आपकी मांगे मांगी जाएगी, या क्या आपके आगे की रूपरेखा रहेगी? इस पूरे कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो, हम लोग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले लोग हैं, वर्दीधारी हैं। हमारा आंदोलन करना, चूंकि हम गैर राजनीतिक हैं, हमारा ना राजनीतिक लाभ लेने का कोई हमारा मकसद नहीं है, तो आंदोलन करना हमारा मकसद नहीं है। मतलब आपका कहना है कि अब आप आंदोलन रूपी कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि आप वर्दीधारी हैं, नियम के अनुसार अपनी मांगे रखेंगे सरकार के सामने? बिल्कुल, मैं आपकी इसी बात को कंप्लीट करना चाह रहा था कि सरकार को हम हमारी पीड़ा प्रॉपर वे में बताएंगे, सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे। आंदोलन कब होता है कि जब हमारी सुनवाई या हमें नज़रअंदाज किया जाए। तो देखिए, आप ये जानते हैं कि राजस्थान में होमगार्ड ने चरम सीमा तक आंदोलन किया है। हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जानते हैं, ये हमें सिखाया जाता है, हम ट्रेनिंग प्राप्त हैं, तो हम तोड़ना भी अच्छी तरह जानते हैं। ये सरकार को समझना चाहिए, हम सरकार के एक अंग हैं। हमें प्राइवेट अंग ना मानकर सरकार हमें अपना अंग माने, और जो मूलभूत सुविधाएं, अब हमें एक धब्बा दे रखा है स्वयं सेवक, जबकि हम तो कानून व्यवस्था लागू करने में सहयोग करते हैं, हम पुलिस के सहयोगी हैं। तो हमें स्वयं सेवक का ये जो धब्बा है, सरकार को सोचना चाहिए कि रोजी रोटी, हम मानव जीवन ले रखा है तो रोजी रोटी स्वयं सेवक का भी परिवार होता है, उसके लिए भी आवश्यक होती है। ये मूलभूत सुविधा में सभी को रोजगार, समान काम और समान वेतन। हमारा काम पुलिस के समान है, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, और टीए डीए जो समय समय पर मूलभूत बढ़ोतरियां होती हैं जो सुविधाओं में, वो भी हमें प्राप्त होती रहे। जलकन जी, जैसे मुख्य क्या बिंदु हैं जो आप, अगर आपकी सरकार के सामने बातचीत हो, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी लागू कर दिए जाएं, जिससे होमगार्ड को आगे काम करने में जवानों को थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे जिस विभाग में मैं काम करता हूं, उस विभाग से मुझे ये आशा रहती है कि मेरे परिवार की समस्त सुरक्षा का जिम्मा मेरे ऊपर है, तो मेरा विभाग, मेरा मालिक ही तो मेरी सुरक्षा करेगा।
मेरा कहने का मतलब ये है कि पूरा रोजगार मिलता रहे तो पालन पोषण अच्छा होगा, समय पर महंगाई के हिसाब से अगर वेतन मिलता रहे तो कोई समस्या नहीं आएगी। अब परिवार के लिए जो अन्य गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जो कि एक ESI PF है, जो मेरे नौकरी करता हूँ, मेरे हाथ पैर चल रहे हैं या मेरी एज है, जब तक मैं काम कर सकता हूँ, उसके बाद तो मुझे प्रोविडेंट फंड से ही तो पैसा मिलेगा। तो ऐसी सुविधाएं टीए है, मुझे 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर 25,000 रुपये सैलरी में 100 किलोमीटर दूर जाके अगर मैं नौकरी करता हूँ तो मैं मेरे बच्चों का क्या खिलाऊंगा? आज महंगाई के ज़माने में कन्वेंस कितना महंगा है। तो ये पूर्ति जिम्मेदारी सरकार को देखनी है कि अगर मैं दूर, मेरी ड्यूटी है तो मुझे ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जाए, या फिर जो तो अब जैसे इस मांग को किस लेवल तक उठाएंगे और आगे की क्या रूपरेखा रहेगी, आप थोड़ा सा देखिए। जैसे कि मैं अभी वर्तमान समय में सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से भी मुलाकात हुई है। उनको गुलदस्ता के साथ साथ हमने मांग पत्र भी दिया है, क्योंकि बधाई उसी बात की है कि आपसे उम्मीद और आशा है कि आपने अगर प्रदेश की कमान संभाली, आप यहाँ के मुखिया बने हैं, तो हमारी पीड़ा ये है, इस पर आप गौर करेंगे। तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला आपको? देखिए, अभी फ़िलहाल तो आश्वासन का ही दौर है, जबकि जैसे एक कमेटी बनी हुई है, राज्य स्तरीय कमेटी बनी हुई है होमगार्ड जवानों के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए। अगर सरकार ने उस कमेटी को भी उसकी रिपोर्ट को ढंग से लागू कर दिया तो आधे से ज़्यादा समस्याएं हमारी समाप्त हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए एक आत्मीयता से, जैसे मैंने आत्मीयता से होमगार्ड के साथ जुड़ कर के संघर्ष किया है, अगर सरकार ये चाहती है कि ये लॉ एंड ऑर्डर वाले हैं, वर्दी वाले हैं, इनको सड़कों पर नहीं आना पड़े, हमारी पीड़ा हमारे मांग पत्र से देख के, और इसको अगर वो पूरी करते हैं तो हम आभारी रहेंगे। और हमारा जो कर्तव्य निर्वहन है, हम जिस पथ पर हम चल रहे हैं कानून व्यवस्था संभालने में, तो हम हमारी जिम्मेदारी को और ज़्यादा मजबूती से प्रदेश को सशक्त बनाने में हमारा योगदान देंगे। हमारी दुआ आपके साथ है कि ईश्वर आपकी ये मांगे जल्दी पूरा करे, सरकार आपकी बात को रखे। कुछ पर्सनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। छात्र राजनीति से अचानक ये कर्मचारी राजनीति में आना, कांग्रेस के भी आप विभिन्न पदों पर रहे हैं, ये अचानक ये कैसे रहा सर? देखो, पार्टी पॉलिटिक्स या अपने फायदे के लिए राजनीति दुनिया करती है। समाज सेवा अगर करनी है तो आप कुछ ऐसे वर्ग को पकड़ना होता है, या ईश्वर आपको ऐसा बना देता है कि अगर आपको वाकई में समाज सेवा करनी है तो आप ज़रूरतमंद के पास जाएं। आपने देखा होगा कि लोग दिखावा करते हैं, साफ जगह पे झाड़ू लगा के फ़ोटो खिंचवाते हैं। आप पत्रकार हैं, आप इस चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। गंदगी में कोई नहीं कूदना चाहता। तो अगर आप वाकई में आप में क्वालिटी है और वाकई में आप मानव सेवा करना चाहते हैं, आपके अंतरात्मा ये कहती है कि आप सेवक हैं, तो ये प्रूव करने के लिए उस दबी कुचली आवाज़ को, जहाँ मेरी आवश्यकता थी, मुझे ऐसा लगा, तो इसलिए आज होमगार्ड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एड़ी से चोटी तक, मैं आपको आज बता देना चाहता हूँ कि आज सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं हूँ। मैं वर्तमान में भारतीय होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, जो पूरे भारत की संस्था है, मैं उसका चेयरमैन भी हूँ। और ये मैं मेरी मर्जी से नहीं, मैं सिर्फ एक राजस्थान का रिप्रेजेंटेटिव बन के वहाँ पर जाया करता था। पूरे देश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहाँ की कमेटियाँ हैं, उन लोगों ने मुझे चुना है, और अगर उन्होंने चुना है तो ये विधाता के आदेश अनुसार उनकी सोच से चुना है। इसमें कोई मैनिपुलेशन या राजनीतिक पॉलिटिकल ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो उनको ऐसा लगता है कि अगर ये व्यक्ति हमारे साथ रहेगा तो पूरे देश की होमगार्ड का भला होगा। तो आप आगे आने वाले समय में ये देखेंगे कि जो संघर्ष अब राजस्थान तक था, अब ये संघर्ष केंद्र तक जाएगा। पूरे देश में अधिकतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और हर जगह मोदी जी की जब पर्ची चलती ही है, तो क्यों ना हम भी हमारी पर्ची राज्यों में भिजवाएं। तो ऐसा कोई सिस्टम लागू करने के लिए मैं भी एक थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन और है मेरा आपसे कि ये सेवा का जो भाव आपके अंदर आया, ये इसकी आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? बचपन से मिली, किसी को आप अपना आइडियल मानते हैं वहाँ से मिली? ये प्रेरणा कैसे आई कि आपको सेवा करनी चाहिए, लोगों के लिए काम करना चाहिए, राजनीति में आकर लोगों की भलाई करनी चाहिए? तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखो साहब, ये तो मेरा स्वभाव शुरू से ऐसा रहा है
कि मैं मतलब अनजान की भी मदद करता आया हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी पद पे रहकर ही मदद करूँ, मेरा ऐसा स्वभाव रहा है। किसी ने भी मदद मांगी, मैंने एक निस्वार्थ भाव से मैं उसके साथ खड़ा हुआ। अच्छा है तो अच्छे की मदद की है, बुरा है तो उसको सुझाव दिए हैं कि आप अच्छा करोगे तो आपकी सहायता स्वयं ऊपर वाला करेगा। प्रेरणा मिलने की बात अगर आती है तो मैं स्वभाव से शुरू से क्रांतिकारी रहा हूँ। आप देख सकते हैं जिनकी प्रेरणा है, इस प्रेरणा तस्वीरों से ही हमें, किताबों से, तस्वीरों से और हमारी सोच से मिलती है। तो एक भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, मैं उस आज़ाद हिंद टोली का एक अपने आप को मेंबर मान के चलता हूँ कि आज भी इस आज़ादी के दौर में गुलामी की जंजीरें ऐसी हैं जिनको पहचानना हर किसी के बस की बात नहीं है। उन गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए अब अवतार तो कह नहीं सकते हैं, तो एक साधारण व्यक्ति, लेकिन उनके छोटे मोटे भी पद चिन्हों पर चलकर हम देश के या किसी पीड़ित के लिए कुछ कर पाएँ, इसको अपना सौभाग्य मानते हैं। एक ये झलकन सिंह जी, जैसे आजकल जो युवा पीढ़ी है, कई लोग अच्छे लाइन पर भी हैं, कई नशे की ओर भी बढ़ रहे हैं, तो आप राजस्थान धड़कन न्यूज के माध्यम से उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? कई लोग आपको आइडियल भी मानते होंगे, तो एक ऐसा संदेश जो आपको आने वाली युवा पीढ़ियों को देना चाहिए। बिल्कुल, एक बहुत अच्छा संदेश मैं देना चाहूँगा कि आपका ही सवाल था, उसी का जवाब इसमें आपको मिल जाएगा कि देखो, मैंने भी तस्वीरों से, किताबों से प्रेरणा ली है। अच्छा करना और बुरा करना ये हमारे हाथ में होता है। युवाओं के पास में आज ऐसे साधन और संसाधन हैं, ऐसी उनके पास में फैसिलिटीज़ हैं कि आज देख रहे हैं कि डिजिटल ज़माना है, चंद्रमा पे जा सकते हैं। तो युवाओं को नशे की लत या गलत आदतों की तरफ अपने कदम, क्राइम की ओर जाने की बजाय अगर प्रेरणा स्रोत माने तो मेरी जैसी सेवा में लग जाओ। आप कुछ नहीं भी करोगे, आपको तकलीफ नहीं आएगी, आपका भविष्य इतना अच्छा रहेगा, आपको मान सम्मान मिलेगा। आप इस चीज़ को सोचो। लेकिन जो आज की तरह जो युवाओं का क्राइम की ओर जो बढ़ना हो रहा है, मैं तो ये निवेदन करूँगा समस्त युवाओं से कि आप किताबों को खाली पास होने के लिए ना पढ़ें, आप किताबों से ज्ञान लें। किताबों में वो चीज़ हैं, वो ही ग्रंथ हैं आप जो आपके हाथ में है, जिससे आप आगे बढ़ के 2 पैसे कमाने लायक बनोगे। ऐसी कोई किताब नहीं मिलती है मार्केट में जिसमें कि आपको क्राइम करना दिखाया जाए। तो मेरा ये संदेश रहेगा कि आप किताबों से ज्ञान लेके और उस ज्ञान को पॉजिटिव वे में समाज में और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें, ताकि ये समाज एक ऐसा समाज बन जाए जिसमें क्राइम की कोई जगह ना हो। ये हमारे साथ झलकन सिंह जी थे, जो होमगार्ड एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और विभिन्न पदों पर हैं। इन्होंने होमगार्ड को लेकर विभिन्न समस्याओं के बारे में हमें करीब से और बड़े जुझारू समस्याओं को अवगत कराया, और हम भी इनको बधाई देते हैं और कहते हैं संघर्ष में लगे रहें और बहुत जल्दी आपकी सारी मांगें पूरी हों। मैं अपनी एक छोटी सी लाइन के साथ पूरी जिनके सपनों में जान होती है, अक्सर उनकी मंजिलें आसान होती है, ये झलकन सिंह जी से ये पूरी लाइन इनके ऊपर समर्पित की जा सकती है। ये इनका संघर्ष अब तक जीरो से हीरो तक का रहा है। मैं धर्मेंद्र सिंह जाजोता, कैमरामैन चंद्रभान सक्सेना, जयपुर।